viewers, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today we are discuss about soldier instability. तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोल्जर इनस्टेबिलिटी के बारे में। लास्ट के वीडियो में हमने हेलमेट कंप्रेशन सिंड्रोम डिस्कस किया हुआ था। तो ये हमारे पीटी स्पोर्ट का सेकंड टॉपिक है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसके जनरल एनाटॉमी के बारे में, क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉज के बारे में एंड देन हम कुछ स्पेशल टेस्ट भी डिस्कस करेंगे, असेसमेंट एंड लास्ट इज अ मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सोल्जर इंस्टेबिलिटी एक्चुअल होता है क्या है? मोस्टली क्या देखने को मिलता है, हमारा सोल्जर जॉइंट है जो वो बहुत स्टेबल जॉइंट होता है क्योंकि इसको स्टेबल करने के लिए हमारी कुछ आर्टिकुलर सर्फेसिस होती हैं, लैब्रम होता है, कुछ लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं जो कि स्टेबल करते हैं। बट सोल्जर इनस्टेबिलिटी हो जाती है जब हमारा आर्टिकुलर सर्फेसिस जो है वो कुछ लीजन हो जाए, लैब्रम में कोई लीजन हो जाए, मीन्स हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ग्लोनोइड कैविटी पे अनसिक्योर हो जाए, वो अनस्टेबल हो जाए वहाँ से, लाइक जैसे कि डिसलोकेशन हो गया, सबलेक्शन हो गया, लेक्सिटी हो गई। तो इस टाइप की कंडीशंस हो जाए तो उसे हम बोलते हैं सोल्जर इनस्टेबिलिटी। The soldier instability refer a condition where the humeral head is not adequately secure within the glenoid fossa. It occurs when the soldier joint become excessively mobile, leading to the feeling of a looseness. ओके कुछ डेफिनेशंस में हाँ कुछ डिफरेंसेस समझते हैं, इंस्टेबिलिटी, डिसलोकेशन, सबलक्शन एंड लेक्सिटी। तो इंस्टेबिलिटी में क्या होता है? मेंटेन टू द ह्यूमरल हेड इन द ग्लॉइड फेसस इंक्लूड स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स एंड डिसलोकेशन मींस कंप्लीट लॉस ऑफ अ जीएच जॉइंट आर्टिकुलेशंस, सबलक्शन इज अ पार्शियल लॉस ऑफ अ ग्लॉइड GH joint articulations and laxity is a looseness and instability of a joint। थोड़ा सा जनरल एनाटॉमी समझ लेते हैं। जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जीएच जॉइंट हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, आप सबको पता होगा। बोन कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है? ह्यूमरस हो गई, स्कैपुला हो गई। इट्स अ बिग जॉइंट ड्यू टू स्मॉल ग्लिनोइड कैविटी, क्योंकि ग्लिनोइड कैविटी बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है और ह्यूमरस हेड हमारा लार्ज होता है, 4 टाइम लार्ज होता है ग्लिनोइड कैविटी से। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मीन्स डिसलोकेशन और सबलक्शन से क्या। तो कौन कौन से जॉइंट होते हैं हमारे जीएच जॉइंट पे? जीएच ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, एक्रोमायोक्लाविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लाविकुलर जॉइंट एंड स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। ये सारे चारों जॉइंट हैं जो हमारे सोल्जर जॉइंट पे होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ वर्षा प्रेजेंट होते हैं। वर्षा क्या करते हैं? कुशन लाइक होते हैं जो कि फ्रिक्शन फ्री होते हैं। हमारे बोन को मूवमेंट्स जब भी हमारा जॉइंट मूवमेंट करता है, लाइक फ्लेक्शन मूवमेंट, एक्सटेंशन मूवमेंट्स हो गए, तो उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट्स कराता है। Bursa is a soluble fluid-filled sac which act as a cushion between tendon and other joint structure. Like सबएक्टोमियल वर्षा हो गया, सबस्कैपुलर वर्षा हो गया, इंफ्रास्पाइनस वर्षा हो गया। ओके नेक्स्ट समझते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक स्टेबलाइजर ऑफ अ जॉइंट ऑफ अ सोल्जर। स्टैटिक एंड डायनेमिक का मीन समझते हैं। पहले स्टैटिक मीन्स एक रेस्ट में जब हम रहते हैं तो हमारे सोल्जर जॉइंट को कौन स्टेबल करता है? क्योंकि हमारे सोल्जर जॉइंट पे हमेशा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ रहा है और हमारा जॉइंट है वो थोड़ा सा लूज है, तो उसमें क्या है? डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो स्टैटिक फेज में हमारी जो आर्टिकुलर सरफेसेस होती है, हमारे जो लैब्रम होता है, कैप्सूल होते हैं, वो स्टेबल करके रखते हैं। जब डायनेमिक मूवमेंट्स होते हैं, डायनेमिक स्टेबलाइजर क्या होता है? जब भी हम मूवमेंट्स करते हैं, लाइक फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट्स, एडिक्शन एब्डक्शन मूवमेंट्स करते हैं, तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि हमारा सोलर जॉइंट है वो डायनेमिक पोजिशंस में होता है। तो डायनेमिक पोजिशंस में जो हमारे रोटेटर कफ मसल्स होती है वो इसको स्टेबलाइज करती हैं। ओके तो स्टैटिक स्टेबलाइजर फर्स्ट इज आर्टिकुलर सरफेस एंड बोनी जियोमेट्री, लाइक बोनिक जियोमेट्री में ग्लोनोइड एंड ह्यूमरल हेड आर्टिकुलर सरफेस प्रोवाइड सम ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट। एंड ग्लिनोइड लैब्रम क्या होता है? लैब्रम इंक्रीज करता है हमारे डायमीटर्स को, जो कि स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। डायमीटर्स एक सुपीरियर इंफीरियर डायमीटर्स इंक्रीज होता है, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर्स इंक्रीज करता है। तो सुपीरियर इंफीरियर 75% जो लैब्रम है वो डायमीटर इंक्रीज करता है एंड एंटीरो पोस्टीरियर 50% डायमीटर को इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारा जो ग्लिनोइड कैविटी है उस पे हेड ऑफ ह्यूमरस है वो स्टेबल बना रहा है। नेक्स्ट इज जॉइंट कैप्सूल्स। जॉइंट कैप्सूल जो होता है वो सराउंडिंग एरिया पे हमारे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। The joint capsule surround the glenohumeral joint is also important passive stabilizer of the shoulder joint। लिगामेंट्स होते हैं, कैप्सुलर लिगामेंट है, कोरोकोह्यूमरल लिगामेंट है, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट्स है, ग्लिनोइड लैब्रम है। तो ये सारे लिगामेंट्स एंड कैप्सूल्स हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टैटिक स्टेबलाइजेशन। सो नाउ डिस्कसिंग टू द डायनेमिक स्टेबलाइजर। डायनेमिक स्टेबलाइजर मीन्स क्या होता है कि जो जितने सारे मूवमेंट्स करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, उस टाइम जो स्टेबलाइजर स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक हमारे प्राइमरी या सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी में हो गई हमारी रोटेटर कफ मसल्स, सुप्रास्पाइनस, इंफ्रास्पाइनस, टाइस माइनर, सबस्कैपुलर मसल्स, ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं। लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स, डेल्टोइड। सेकेंडरी में टाइस मेजर, लैटिसमस डोर्साई, पेक्टोरस मेजर मसल्स जो कि स्कैपुलर मसल्स होती है। ये क्या करती है? स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द डायनेमिक मूवमेंट्स। नेक्स्ट चीज़ें समझते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकली मीन्स क्या क्या पैथोलॉजी हो जाती है जिस कंडीशंस में हमारे सोलर इनस्टेबल हो जाता है।
तो पैथोलॉजी कहाँ होगी? हमारे लैब्रम पे होगी, हमारे कैप्सूल्स पे होगी, आर्टिकुलर सरफेसेस पे होगी। ओके, तो फर्स्ट इज अ लैब्रल लीजन। फर्स्ट हम समझते हैं लैब्रल लीजन मींस हमारे जो लैब्रम पे लीजन होता है। तो थ्री टाइप्स ऑफ लैब्रल लीजन होते हैं। फर्स्ट इज अ बैंकार्ट लीजन, सेकंड इज अ रिवर्स बैंकार्ट लीजन, थर्ड इज अ स्लैप लीजन। तो बैंकार्ट लीजन क्या होता है? ये इंजरी होती है मोस्टली एंटीरियर इन्फीरियर एस्पेक्ट पे होते हैं, हमारे ग्लिनोइड लैब्रम पे। तो एंटीरियर इन्फीरियर आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम है। यहाँ पे एंटीरियर इन्फीरियर लीजन हुआ जिसे हम बोलते हैं बैंकार्ट लीजन। रिवर्स बैंकार्ड लीजन जो होता है जस्ट इसके जब अपोजिट होता है, मीन्स ये हमारी पोस्टरली साइड होता है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं पोस्टर लैब्रम लीजन। स्लैप लीजन होता है जो सुपीरियर लैब्रम एंटर टू पोस्टर लैब्रम। सुपीरियर एंटर टू पोस्टर लीजन हो जाता है हमारे लैब्रम पर, जिससे कि स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है, वीक हो जाती है। नेक्स्ट इज अ कैप्सुलर लीजन। कैप्सुलर लीजन जो हमारा कैप्सूल्स होता है, जिसमें कि एक लीजन होता है हेजल लीजन बोलते हैं, जिसे ह्यूमरल अबल्जन ऑफ द इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। जो हमारा इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट्स होता है उसमें लीजन हो जाता है, वो भी ह्यूमरल साइड। नेक्स्ट इज अ कैप्सुलर लैक्सिटी। धीरे धीरे हमारा जो कैप्सूल है वो धीरे धीरे लैक्सिटी हो जाती है, वीक होता जाता है। तो उस कंडीशंस में हमारे कैप्सूल की लैक्सिटी हो जाती है। तो क्या होगा? कैप्सूल लैक्सिटी होगी, धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी को भी कम कर देगा। रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमा मीन्स बार बार कोई ट्रॉमा हो रहा है, लाइक एक्सेसिव मूवमेंट्स करने पे, जैम्बलिंग, थ्रोइंग एंड बॉल थ्रोइंग, स्विमिंग है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है? बार बार हम रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, तो इससे हमारे जॉइंट पे, हमारे कैप्सूल पे रेपिटेटिव स्ट्रेस पड़ता रहता है। रेपिटेटिव स्ट्रेस पड़ने की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो ट्रॉमा हो जाते हैं। ओके, बोन लॉस कभी कभी बोन लॉस भी हो जाता है, जिसे हम हेल्थ सच लीजन बोलते हैं। जो हमारी ह्यूमरस बोन है उसकी जो सबसे सुपीरियर सरफेसेस होती है, लाइक वहाँ पे ह्यूमरल हेड, जहाँ पे वहाँ ऑसियस डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं हिल सैच लीजन। ओके, अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ सोल्जर इंस्टेबिलिटी। क्लासिफिकेशन है जो कि स्टैनमोर ने दिया था, स्टैनमोर ट्रायंगल बोलते हैं। इन्होंने स्ट्रक्चरल डेफिसिटीज के अकॉर्डिंग पे दिया था, लाइक ट्रॉमेटिक इन ट्रॉमेटिक इंजरी होती है तो उसमें स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा हमारे डेफिसिटीज हुई स्ट्रक्चरल में, जैसे कि हमारे आर्टिकुलर सर्फेसेस जितने भी स्ट्रक्चर है सराउंडिंग टू द जीएस जॉइंट। तो classification help to therapist to correctly diagnose the instability and priorities of the treatment। क्या प्रायोरिटी देंगे ट्रीटमेंट को? There are three main सब ग्रुप ऑफ द क्लासिफिकेशन। कौन कौन से सब ग्रुप? फर्स्ट इज पोलर 1, सेकंड इज पोलर 2, सेकंड थर्ड इज पोलर 3। तो पोलर 1 क्या है? सोल्जर इंस्टेबिलिटी डायरेक्ट रिलेटेड कोई ट्रॉमा हुआ है जिसमें कि हमारी स्ट्रक्चरल डेफिसिटीज हुई है जीएस जॉइंट की, सॉरी। एंड सेकंड इज अ पोलर 2 जिसमें कि स्ट्रक्चरल डेफिसिटीज हुई पर वो ए ट्रॉमेटिक है, मीन्स ये रेपिटेटिव फोर्स की वजह से हुआ है पर हमारी स्ट्रक्चर है वो डेफिसिटीज हुई है। नेक्स्ट इज अ नो एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चरल डेफिसिट। कोई स्ट्रक्चरल डेफिसिटीज हुई नहीं, बस मस्कुलर पैटर्न इज प्रेजेंट। मस्कुलर इंजरी कोई सी हुई है, उस कंडीशंस में हमारे स्ट्रक्चरल डेफिसिटीज तो नहीं हुई, बस पेशेंट को पेन है, अनस्टेबिलिटी है। नेक्स्ट समझते हैं डायरेक्शन ऑफ द सोल्जर इंस्टेबिलिटी। सोलर इंस्टेबिलिटी डायरेक्शन, थ्री टाइप की डायरेक्शन होगी: एंटर सोलर इंस्टेबिलिटी, पोस्टर सोलर इंस्टेबिलिटी, इन्फीरियर सोलर इंस्टेबिलिटी एंड मल्टी डायरेक्शन, सॉरी फोर है मल्टी डायरेक्शनल सोलर इंस्टेबिलिटी। तो चार जो इंस्टेबिलिटी है, फर्स्ट समझते हैं पहले हम एंटर सोलर इंस्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो ग्लिनोइड कैविटी से एंटियरली साइड मींस फॉरवर्ड डिस्प्लेस कर जाता है। तो इंस्टेबिलिटी रिफर करते हैं सोलर जॉइंट डिसलोकेट और सबलक्सेट, मीन्स मीनिंग द अपर आर्म बोन मूव आउट ऑफ द शोल्डर सॉकेट टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी। ग्लूट कैविटी से फ्रंट ऑफ द बॉडी आ जाती है। इसके कुछ मैकेनिज्म क्या होता है, पहले मैकेनिज्म समझते हैं साथ साथ में। मैकेनिज्म क्या है इसका? अबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन। अबडक्शन मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म, मीन्स जो थ्रोइंग अ बॉल, जो एक्सेसिव मूवमेंट्स करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अबडक्शन मूवमेंट्स होता है, तो इस कंडीशन में हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो एंटरली साइड ट्रांसलेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज अ पोस्टीरियर सोल्जर इंस्टेबिलिटी। पोस्टीरियर सोल्जर इंस्टेबिलिटी थोड़ा सा इंटर के कंपैरिजन में कम होता है, रेयर होता है ये। इसमें क्या होता है, हमारे जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो पोस्टीरियरली डिस्प्लेस कर जाता है। अपर आर्म बोन स्लिप बैकवर्ड आउट ऑफ द सोल्जर सॉकेट, ये बैकवर्ड स्लिप कर जाता है और हमारा जो ग्लूट कैविटी जो सॉकेट है उससे बाहर चला जाता है। ओके, तो इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑफ इंजरी समझते हैं पहले। मीन्स डायरेक्ट फॉल हो जाए अपनी एल्बो पे, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। with the ball under the player land with the ball under his arm, elbow force to ball driving the humeral head posteriorly। तो एल्बो से जो फोर्स होता है वो आगे हमारे ह्यूमरल हेड पे जाता है। ह्यूमरल हेड क्या कर जाता है? बाहर साइड बैकवर्ड
स्लिप कर जाता है टुवर्ड द सॉकेट, वहाँ से बाहर निकल जाता है। कौन सी पोजीशंस में? लाइक अडक्शन, फ्लेक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। तो इसका जो मैकेनिज्म यही था। ओके, नेक्स्ट इज हमारा इन्फीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी। इन्फीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी में क्या होता है कि हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो इनफील्ड ही चलाता है, मीन्स डाउनवर्ड स्लिप कर जाता है और डिसलोकेट या सबलक्सेट हो सकता है। Instability refer instability of the shoulder joint where the humeral head move excessively downward often lead to dislocate and subluxate। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है हाइपर अबडक्टेड आर्म, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। हाइपर अबडक्टेड आर्म विद द एल्बो फ्लेक्स एंड फोर आर्म रेस्ट ऑन द टॉप बिहाइंड द हेड। ओके, लास्ट इज अ मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी। मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी में क्या होता है? जब हम रेपिटेटिव मूवमेंट्स करते हैं तो हमारे जो मल्टी डायरेक्शनल जितने सारे लिगामेंट्स होते हैं वो टियर्ड हो जाते हैं। तो मल्टी डायरेक्शनल इंस्टेबिलिटी रेफर टू इंस्टेबिलिटी इन मोर देन वन डायरेक्शन ऑफन ड्यू टू लेग्सिटी ऑफ द सोल्जर लिगामेंट्स। मैकेनिज्म तो हमने डिस्कस कर लिया है एंड स्टेबिलिटी भी डिस्कस कर लिया। अब हम समझते हैं कुछ क्लिनिकल फीचर। पेशेंट किस कंप्लेंट के साथ आपके पास आएगा? तो कंप्लेंट अभी तक हमने कॉजेज डिस्कस किए थे। कंप्लेंट, पेशेंट का कंप्लेंट रहेगा स्लिप, उसका हेड ऑफ स्लिप कर गया है। पेशेंट बताएगा कि नीचे डाउनवर्ड हो गया है, बैकवर्ड हो गया, पॉपिंग साउंड आता है, मूवमेंट्स करने में प्रॉब्लम हो, डिसलोकेट सबलक्सेट हो गया, पेन है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, स्वेलिंग है, मूवमेंट करने में पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन है शोल्डर की, मसल्स वीकनेस एंड बहुत सारे अदर कॉम्प्ली जो कंप्लेन रहेंगे पेशेंट के। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशंस आप पेशेंट का कंप्लेंट सुनेंगे एंड देन उसके बाद पीटी असेसमेंट लेंगे। पीटी असेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे कि हम पेशेंट को अच्छे से असेस कर सकें और उसे डायग्नोस कर सकें। ओके, हिस्ट्री में हम क्या करते हैं? डेमोग्राफिक डेटा लेते हैं पेशेंट का। डेमोग्राफिक डेटा में उसका नेम, एड्रेस एंड चीप कंप्लेन, ऑक्यूपेशंस क्या है, वो सारा कुछ पता करते हैं। देन सब्जेक्टिव असेसमेंट लेते हैं। सब्जेक्टिव असेसमेंट में हम पेशेंट की चीप कंप्लेन है, हिस्ट्री है, प्रेजेंट हिस्ट्री है एंड पास्ट हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, वो सारा पता करते हैं। तो कंप्लेन में पेशेंट का रहता है कब से पेन हो रहा है, कब ऐसी क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ है या क्या ऐसा एक्टिविटीज़ करते हैं जब आपको पेन होता है। तो सारा हम असिस्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम करते हैं हिस्ट्री जो लेते हैं प्रेजेंट इलनेस की, वो पहले समझ लेते हैं कैसे कैसे लेना है। पेशेंट को ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, क्या पेशेंट को सिम्टम हुआ, धीरे धीरे सिम्टम्स दिखे या बहुत सडनली पेन का सिम्टम है, अचानक आ गया, ट्रॉमेटिक इंजरी है, इन ट्रॉमेटिक इंजरी है, रेपिटेटिव है, ये पता करेंगे। मैकेनिज्म किस टाइप का है इंजरी का, पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे तब पता चलेगा। लोकेशन कैसा है, नेचर पेन का कैसा है, डल, साफ, बर्निंग, एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स क्या है, पेन के प्रेजेंस ऑफ इनस्टेबिलिटी एपिसोड सबलक्सेटेड है, डिसलोकेटेड है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट से पता करेंगे कोई यही जो प्रॉब्लम है कभी पास्ट में तो नहीं हुआ, कोई सर्जरी तो उसकी नहीं हुई है, क्रोनिक कोई मेडिकल कंडीशंस तो नहीं है उसे। तो ये सारा पास्ट हिस्ट्री में पेशेंट से और ज़्यादा और भी हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट है, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, एग्जामिनेशंस करते हैं, स्पेशल टेस्ट एग्जामिन करते हैं एंड देन उसके बाद डायग्नोज करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में लुक लाइक मीन्स जो पेशेंट को आप देखेंगे बिना टच किए हुए देखना है, जनरल जॉइंट लैक्सिटी है, मसल्स वॉस्टिंग है, एसिमेट्री, प्रीवियस ऑपरेटिव स्कैश, डिफॉर्मिटी, स्वेलिंग इन अदर कोई एक्सटर्नल एप्लियंस तो नहीं यूज़ किया है, पेशेंट कोई बैंडेज का यूज़ तो नहीं किया है, स्प्लिंट वगैरह तो नहीं लगा है इमोबिलाइजेशन के लिए। तो सारा कुछ पेशेंट को आप ऑब्जर्व करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, आप पाल्पेट करेंगे, पेशेंट को पाल्पेट करके पेशेंट को फील करेंगे कि कोई टेंडरनेस है, मसल्स वॉस्टिंग हुई है, टेम्परेचर कैसा है, कोई एडिमा तो नहीं है, पेशेंट को बॉडी डिफेक्ट, मस्कुलर वीकनेस। तो ये सारी चीज़ें आप पाल्पेट करके एग्जामिन करेंगे। देन उसके बाद एग्जामिनेशन करेंगे। तो एग्जामिनेशन में पहले आप रेंज ऑफ मोशन एग्जामिनेशन करें, जैसे मोमेंट टेस्टिंग बोलते हैं, लाइक एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एंड पैसिव रेंज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले एक्टिव रेंज ऑफ मोशन है, वही होता है कि हमारा कितना पेशेंट की रेंज आ रही है, उसके लिए आप क्या करेंगे, पेशेंट को मूवमेंट्स कराएंगे, लाइक जो हमारे रेंज ऑफ मोशन को मेजर करते हैं गोनियोमीटर की हेल्प से। तो पेशेंट को ऐसी डायरेक्ट बोलेंगे कि आप ये सारे मूवमेंट्स करके दिखाएं कितना रेंज आ रहा है, लाइक फॉरवर्ड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन। पेशेंट से एक्टिव कराएंगे, पेशेंट नहीं कर पाए तो आप पैसिवली पेशेंट को थोड़ा सा पैसिवली कराएंगे, कितना रेंज आ रहा है उसको पता करने के लिए। फंक्शनल टेस्टिंग कराएंगे, फंक्शनल टेस्टिंग, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मसल्स टेस्टिंग कराएंगे, जिस मसल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो मसल स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या करेंगे, आप एमएमटी वाला टेस्ट जो होता है वो पेशेंट को कराएंगे, जिससे कि पता चल सके कि मसल्स की स्ट्रेंथ कितना है। तो सारे मसल्स जो है, डेल्टोइड है, पेक्टोरलिस मेजर है, लैटिसमस, रोम्बॉइड, ट्रापेजियस, साइटस, एंटर, इनकी मसल्स की स्ट्रेंथ इनको आप चेक करेंगे थोड़ा सा रेजिस्टेंस देके।
नेक्स्ट इज न्यूरोमस्कुलर एग्जामिनेशन। न्यूरोमस्कुलर एग्जामिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है कराना? क्योंकि हमारे शोल्डर जॉइंट से बहुत सारी नर्व है वो पास आउट होती हैं। तो नर्व यहाँ से पास करती हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कोई नर्व इंजर्ड ना हुई हो। तो इसलिए हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, जिसमें कि हम मायोटर्म्स एंड डर्मोटर्म्स एग्जामिन करते हैं। टर्मिटर्म्स जो होते हैं हमारे सेंसरी एग्जामिनेशन होता है, मायोटर्म्स होता है हमारे मोटर एग्जामिनेशन होता है। तो C4 से T1 एग्जामिनेशन करेंगे सेंसरी एंड मोटर का। तो ये सारे मूवमेंट्स हैं जो यहाँ पे आप लिखे हुए हैं, आप करा सकते हैं पेशेंट को। शोल्डर एलिवेशन, शोल्डर एबडक्शन, एल्बो फ्लेक्शन, रिस्ट एक्सटेंशन, एल्बो एक्सटेंशन, रिस्ट फ्लेक्शन। तो ये सारे मूवमेंट्स आपको पेशेंट को कराने, इससे पता चलेगा कौन सी नर्व है वो इंजर्ड हुई है। इससे क्या होता है कि नर्व रूट का पता चलता है, नर्व रूट से आप नर्व को पता कर सकते हैं। एंड आप रिफ्लेक्सेस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। उसके बाद आप करेंगे स्पेशल टेस्ट जो कि डायग्नोसिस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो स्पेशल टेस्ट में हम करेंगे एंटीरियर डिसलोकेशन, एंटीरियर इंस्टेबिलिटी के लिए, पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी के लिए, इंफीरियर इंस्टेबिलिटी के लिए कुछ टेस्ट है। सबसे पहले हम टेस्ट डिस्कस करेंगे एंटर सोल्जर इंस्टेबिलिटी के लिए। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा एंटर एप्रीहेंशन टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं क्रैंक टेस्ट। तो ये क्रैंक टेस्ट क्या होता है? एंटर सोल्जर इंस्लोकेशंस को इनिस्टेबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए होता है। तो पेशेंट का पोजिशंस रहेगा, पेशेंट सुपाइन विद 90 डिग्री अबडक्शन, एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्शन। एंड पेशेंट को आपको बोलना है कि एक्सटर्नल रोटेट करना है। तो पेशेंट यदि से सबडक्शन हुआ है, डिसलोकेशन हुआ है, लेग्जिटी हुई है, तो पेशेंट आपको अलाउ ही नहीं करेगा टच करने के लिए ना, पेशेंट मूवमेंट्स करने के लिए अलाउ करेगा। डज नॉट अलाउ एंड डज नॉट लाइक द सोल्जर टू मूव इन अदर डायरेक्शन। तो यस टेस्ट जब पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेस्ट, तो पेशेंट टच नहीं करने देगा। और अगर कोई भी लेग्जिटी हुई है तो आप पेशेंट को पैसिवली करा सकते हैं, पैसिवली पेशेंट कर लेगा ये मूवमेंट्स। ओके। नेक्स्ट हमारा है एंटीरियर डिसलोकेशन का ही टेस्ट है, लोड एंड शिफ्ट टेस्ट। लोड एंड शिफ्ट टेस्ट क्या होता है कि पेशेंट के बिहाइंड जो थेरेपिस्ट है वो खड़ा हो जाएगा एंड एक हाथ से स्टेबलाइज करेगा स्कैपुला को, एंड अदर हैंड से स्टेबलाइज करेगा प्रॉक्सिमल हेड ऑफ ह्यूमरस को, शोल्डर जॉइंट के। एंड उसके बाद जो एग्जामिनर है वो अप्लाई करेगा एक्सियल लोड ऑफ द ह्यूमरस हेड एंटरली साइड। पेशेंट क्या करेगा? एंटरली थोड़ा सा फोर्स लगाएगा। तो उसमें पेशेंट को क्या, थेरेपिस्ट को क्या फील होगा? यदि टेस्ट पॉजिटिव है तो हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो ट्रांसलेट कर जाएगा एंटरली। एंटरली ट्रांसलेशन होगा हमारे हेड ऑफ ह्यूमरस का। तो यस टेस्ट इज अ पॉजिटिव मीन्स, लो एंड शिफ्ट टेस्ट इज अ पॉजिटिव मीन्स पेशेंट को एंटरी इंस्टेबिलिटी है। एक लास्ट इज अ टेस्ट होता है हमारे एंटरी इंस्टेबिलिटी, कैसे बोलते हैं सरप्राइज और रिलीज टेस्ट। तो इसमें भी क्या होता है, जो थेरेपिस्ट है वो पोस्टरली से एंटरली साइड पेशेंट को थोड़ा सा फोर्स लगाता है, जिसमें कि हेड ऑफ ह्यूमरस है वो ट्रांसलेट कर जाता है एंटियरली। ओके। तो इससे पता चलता है कि यस टेस्ट जब पॉजिटिव, पेशेंट को एक्सटर्नल रोटेशन भी कराता है एक हाथ से। तो ये पेशेंट पोजीशन सुपाइन रहेगी एंटर सोलर डिसलोकेशंस के लिए, स्टेबलाइज ऑफ द जीएच जॉइंट को पहले स्टेबलाइज करना है। एंड पेशेंट को सोलर जॉइंट पे एक अबडक्शन करा के मैक्सिमल एक्सटर्नल रोटेशन कराना है एंड फोर्स लगाना है। उसके बाद पेशेंट को देखना है ट्रांसलेशन कितना हेड ऑफ ह्यूमरस का हो रहा है। नेक्स्ट जो पोस्टीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट कराएंगे? पुश एंड पुल टेस्ट, जो कि बहुत सिंपल टेस्ट होता है। तो ये पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी बहुत कम होती है, रेयर होती है। पुश एंड पुल टेस्ट में पेशेंट लाइज इन सुपाइन पोजिशंस, एग्जामिनर होल्ड ऑन द वन हैंड टू द रिस्ट एंड अदर हैंड टू द ह्यूमरस बोन, subduct in 90 डिग्री, अदर हैंड ओवर द ह्यूमरस, क्लोज द ह्यूमरल हेड एंड पुल। यहाँ से क्या करना है, पेशेंट को जो रिस्ट से पेशेंट ने होल्ड कर रखा है, तो रिस्ट को पुल करना है एंड ह्यूमरस को पुश करना है डाउन। तो इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा और पेशेंट को 50, यदि 50% से ज़्यादा हेड ऑफ ह्यूमरस है वो डाउनवर्ड पुश हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, तो मीन्स यस टेस्ट इज अ पॉजिटिव और पेशेंट का पोस्टर इंस्टेबिलिटी हुआ है। नेक्स्ट इज इन्फीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी। इन्फीरियर शोल्डर इंस्टेबिलिटी में क्या होता है, इसे हम बोलते हैं फीजन टेस्ट और इन्फीरियर ड्रॉयर टेस्ट। तो इस टेस्ट में क्या करते हैं, ये भी बहुत सिंपल टेस्ट है। पेशेंट को सीट या स्टैंडिंग पोजीशंस में रखेंगे, तो थेरेपिस्ट होगा पेशेंट के हैंड को अपने शोल्डर पे रखेगा सपोर्ट के लिए, एंड जो थेरेपिस्ट है वो पुश करेगा दोनों हाथों से, इन्फीरियर साइड पुश करेगा हेड ऑफ ह्यूमरस को, जिससे कि हेड ऑफ ह्यूमरस है वो ट्रांसलेट करेगा इन्फीरियरी। तो उससे पता चलेगा टेस्ट इज अ पॉजिटिव। So the clinician hold the patient upper extremity 90 degree abduction and patient forearm and shoulder elbow extended. Technique क्या है? One hand apply to the inferior slightly anterior direct force, other hand palpate the edge of acromion and humeral head feel displacement anteriorly to inferiorly. नेक्स्ट इज हम रेडियोग्राफिक इवेल्युएशन कराएंगे, मीन्स एक्सरे है, एमआरआई है, सीटी एंड ईएमजी टेस्ट कराएंगे। एंड डिफरेंशियल डायग्नोस किससे किससे करते हैं? रोटेटर कफ से, सब एक्रोमियल इम्पिंजमेंट, बाइसेप्स टेंडनोपैथी, लैब्रल पैथोलॉजी एंड लैक्सिटीज।
ओके। नेक्स्ट जो हमारे के नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है, जिसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग कि कितना डिसलोकेशन हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एम है ओनली पीटी मैनेजमेंट को डिस्कस करना, तो हम पीटी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। एंड ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में हम आर्थोस्कोपिक सर्जरी कराते हैं पेशेंट को, एंड ओपन सर्जरी कराते हैं, देन हम समझते हैं पीटी मैनेजमेंट। तो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म में पेन रिड्यूस, restore range of motion, improve muscle strength, reduce inflammation, activity modification. Long term goals में क्या होगा? Further maintain range of motion, improve strength and endurance, prevent recurrence, promote functional recovery, education and self management. तो डे 1 to 3 आप क्या पीटी मैनेजमेंट रहेगा? डे 1 to 3 आप इमोबिलाइजेशन रखेंगे, पेशेंट की पोजिशंस को इमोबिलाइज रखेंगे टू अलाउ एक्यूट इन्फ्लामेशन टू सबसाइड। एंड नेक्स्ट इज अ कंटिन्यूअस क्या रहेगा कि पेन को कम करने के लिए हम आइस पैक और क्रायोथेरेपी का यूज़ करेंगे, कोल्ड थेरेपी का यूज़ करेंगे, जिससे कि पेन कम हो जाए, स्वेलिंग भी कम हो जाए, इन्फ्लेमेशन है तो वो भी कम हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी 3 to 4 टाइम्स आर डेज रहेगा, ड्यूरेशन 15 to 20 मिनट्स रहेगा। धीरे धीरे आप एक्टिव असिस्टेड पेशेंट को जेंटल पेंडुलम एक्सरसाइज पेशेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि मसल्स की जो स्टिफनेस है वो कम रहे और मसल्स एट्रोफी ना हो। नेक्स्ट डे 4 to 7 क्या कराएंगे? कंटिन्यूअस आप रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना है आपको। पैसिवली कराएंगे, फिर एक्टिवली असिस्टेड कराएंगे, एंड देन प्रोग्रेस करते जाएंगे, उसकी इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। स्टैटिक स्ट्रेचिंग कराएंगे, देन धीरे धीरे आप डायनामिक स्ट्रेचिंग कराएंगे, जिससे कि रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज हो जाए। आप कुछ वेट का भी यूज़ कर सकते हैं। आइसोमेटिक स्ट्रेंथिंग पेशेंट को कराएंगे, रोटेटर कफ है, डेल्टोइड है, स्कैपुलर स्टेबलाइजर मसल्स है उनकी, आपको स्टार्टिंग फेज से आइसोमेटिक्स कराना स्टार्ट कर देना है, फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे एंड आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज कराने लग जाएंगे। रेपिटेशन स्टैंड टाइम रहेगा, सेट 2 टाइम्स, होल्ड 5 सेकेंड, वीकली 5 टाइम्स, डेली 2 टाइम्स। एंड नेक्स्ट जब प्रोप्रियोसेप्टिक एक्सरसाइज कराएंगे, यदि पेशेंट के कोई नर्व नर्व इंजरी हुई है तो इसलिए पोजिशनिंग को मेंटेन करने के लिए पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसका पोजीशनिंग क्या है जॉइंट की, तो इसलिए हम प्रोप्रियोसेप्टिव भी कराते हैं। आइसोमेट्रिक सोल्जर फ्लेक्शन एट अ बॉल, एक टॉवल का यूज़ करके आप फ्लेक्शन ऑफ द बॉल करेंगे। तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है, कोई भी विजुअल कॉन्टेक्शन नहीं होते हैं, ओनली हमारी मस्कुलर कॉन्टेक्शन होता है जो कि विजुअल नहीं होते हैं। ओके। तो फ्लेक्शन ऑफ अ बॉल, आइसोमेट्रिक सोल्जर, एक्सटेंशन एट अ बॉल एंड abduction एट अ बॉल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द बॉल ऑफ द आइसोमेट्रिक्स। नेक्स्ट इज अ वीक 2 to 4 आप क्या और प्रोग्रेशन कर देंगे, आप बैंड एक्सरसाइज कराएंगे, थेरा बैंड एक्सरसाइज कराएंगे रेजिस्टेंस के साथ, जिससे कि मसल्स स्ट्रेंथ और ज़्यादा इंक्रीज हो सके, क्योंकि जो पेशेंट है वो हमारा एथलीट्स पेशेंट है। तो एथलीट पेशेंट को फिर से उसकी लाइफ में रिगेन करना है, उसकी एक्टिविटीज़ में फिर से उसे वापस जाना है फील्ड पे, तो इसलिए वो सारी जो मसल्स है जो कि उसके लिए बहुत वर्क में बहुत बेनिफिशियल है, इफेक्ट अच्छा देती है, तो उन मसल्स को स्ट्रेंथ डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग देंगे, रोटेटर कफ मसल्स, डेल्टोइड की, स्कैपुलर स्टेबलाइजर की, मीन्स जो स्टैटिक और डायनेमिक स्टेबलाइजर मसल्स हैं उनको धीरे धीरे आप रेजिस्टेंस देके उनकी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग बढ़ाएंगे, जैसे कि एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, abduction एंड रिडक्शन। बैंड एक्सरसाइज इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, थेरा बैंड एक्सरसाइज इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, abduction पेशेंट को कराएंगे सारी एक्सरसाइज। एंड क्या कराएंगे, पेशेंट को सुपाइन पोजिशन में इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन कराएंगे। फ्लेक्शन ऑफ बाइसेप्स कर्ल, मीन्स धीरे धीरे आप वेट कप का यूज़ करके और आप पुशअप पेशेंट को लगवाएंगे। एंड पेशेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी बाइसेप्स कर्ल बनाने के लिए, लाइक डंबल्स हो गए उनका यूज़ कर सकते हैं। ट्राइसेप्स कर्ल बनाने के लिए स्कैपुलर सेटिंग मीन्स प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन, एलिवेशन सारी एक्सरसाइज पेशेंट को कराएंगे। देन उसके बाद और प्रोग्रेस करेंगे और क्लोज चेन एक्सरसाइज कराएंगे। क्लोज चेन एक्सरसाइज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कि पुश एंड पुल पुशअप करना लगाना होता है, बॉल पुशअप हो गए, क्वाड्रीपोड्स एक्सरसाइज हो गई, तो ये क्या करती है, स्टेबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करती है। पीएनएफ एक्सरसाइज कराएंगे मसल स्ट्रेंथ को और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट इज अ वीक 5 to 8 आप क्या एक्सरसाइज कराएंगे, कंटिन्यूस जो एक्सरसाइज चल रही है वो करते रहेंगे, पेशेंट में थोड़ा सा रेजिस्टेंस को और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, वो भी जो हमारी स्ट्रेंथ है उनको इंक्रीज करने के लिए। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज कराना स्टार्ट कर देंगे, मेडिसिन वॉल थ्रो, पुशअप्स, इनहेंस डायनेमिक स्टेबिलिटी एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। स्पोर्ट स्पेसिफिक जो भी फंक्शनल ट्रेनिंग है जो भी पेशेंट करता है उसकी जो भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग है वो पेशेंट को देंगे, जिससे कि वो अपनी एक्टिविटीज़ में रिटर्न फिर से जा सके। और क्या क्या एक्सरसाइज है, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज जैसे कि चेस्ट पेज हो गया, ओवरहेड थ्रो हो गया, मेडिसिन बॉल ड्रॉप हो गया, सिट अप एंड पास हो गया, मेडिसिन बॉल सेम्स हो गया, तो ये सारी एक्सरसाइज पेशेंट को कराएंगे। टेपिंग दे सकते हैं पेशेंट को इमोबिलाइजेशन के लिए, मीन्स मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए।
कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। इतना एफर्ट के साथ मैंने आपको पढ़ाया है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। डिफरेंस बिटवीन डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन, क्या डिफरेंस होता है? मोस्ट कॉमन सोलर इंस्टेबिलिटी, कौन सी मोस्ट कॉमन इंस्टेबिलिटी है? व्हाट इज अ वेंकट लीजन, स्पेशल टेस्ट फॉर एंटर सोलर इंस्टेबिलिटी स्लैब फुल फॉर्म। तो आई होप आप समझ गए होंगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वारी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।